दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो कि मुझसे काफी नाराज लग रहा था और उसका कहना यह था कि यार तुम तो अब मुझसे मिलते ही नहीं हो और इतने ज्यादा बिजी रहते हो ना कि ना तो किसी फंक्शन में आते हो और ना ही किसी छुट्टी पर हमसे मिलते हो और सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते हो। आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तो ये सुनकर सबसे पहले तो मैंने अपने दोस्त को सॉरी बोला और फिर मैंने अपने दोस्त से बताया कि यार मैं जॉब के साथ अपने टैलेंट से भी कमाई करने का एक दूसरा जरिया बना रहा हूँ और इससे अलग मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी ले रहा हूँ, इसीलिए आजकल मैं बिजी रहने लगा हूँ। तो ये सब सुनकर मेरा दोस्त मुझसे बोला कि यार तुम इतने पैसों का आखिर करोगे क्या, और वैसे भी रिटायरमेंट की एज में तो तुम इन सब पैसों का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर पाओगे और ना ही इन पैसों से लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तो आखिर इतने ज्यादा पैसे कमाने के लिए इतना सब कुछ करने का क्या फायदा। तो इसकी ये बात सुनकर मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने उससे कहा कि तुम किस उम्र तक रिटायर होना चाहते हो? तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि 60 साल तक की उम्र ठीक है रिटायर होने के लिए, और उसने फिर मुझसे कहा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो इस बात पर जवाब देते हुए मैंने उससे बोला कि रिटायर होने के लिए मुझे 60 साल तक काम नहीं करते रहना है, बल्कि मुझे तो अगले कुछ ही सालों में रिटायर होना है। और मेरी ये बात शायद मेरे दोस्त को एक मजाक लगी, जिस पर मेरा वो दोस्त हंसने लगा। पर जब मैंने उसे एक ऐसे इंसान के बारे में बताया जो आज के इस मॉडर्न टाइम में 45 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है, तब मेरे दोस्त के चेहरे से हंसी गायब हुई और उसे मेरी बात पर यकीन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर कैरी सीगल की, और कैरी को बचपन में ही समझ में आ गया था कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है और उन्हें हर कोई ये कहता था कि तुम्हें अमीर बनने के लिए जल्द से जल्द कमाई करना शुरू करना होगा और बहुत सारा पैसा कमाना होगा। दोस्तों दुनिया के 90% लोग किसी न किसी चीज को पाने के लिए कमाई कर रहे हैं। किसी को अपने सपनों का एक बड़ा घर बनाना है, किसी को अपनी मनपसंद स्पोर्ट्स कार लेनी है, तो किसी को एक महंगा फोन लेना है। बिल्कुल इसी तरह कैरी के भी कुछ इसी तरह के गोल्स थे। अपने करियर की शुरुआत में कैरी सिर्फ पैसे ही कमाते चले जा रहे थे, पर बाकी लोगों की तरह वे भी अपने पैसों को सही से मैनेज और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने फिर अपने पैसों को सही से मैनेज और इन्वेस्ट करने की कोशिश करी और उन्हें काफी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपीरियंस मिले। उनकी अमेजिंग फाइनेंशियल जर्नी से हुआ ये कि बहुत ही यंग एज में, यानी कि सिर्फ 45 साल की उम्र में ही वो रिटायर हो पाए और अपने इन्हीं एक्सपीरियंस और फाइनेंशियली लेसन्स को व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल में लिखा है। कैरी का मानना है कि अगर किसी बच्चे या फिर यंग पर्सन को स्कूल या फिर किसी कॉलेज से ही फाइनेंशियली बेसिक नॉलेज मिल जाए तो एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जी पाएगा, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल बुक से 7 ऐसे अमेजिंग फाइनेंशियली और लाइफ लेसन देने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आपकी भी फाइनेंशियली जर्नी बहुत ही इजी और मजेदार बन जाएगी, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि मैरिज का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोस्तों इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक पूरा ध्यान से देखना। पर पहले स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियली नॉलेज पर बनी वीडियोस के लिए इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो लेसन नंबर 1 है वर्किंग फॉर लर्निंग। यहाँ पर ऑथर हमें बताता है कि जो हमारी स्टार्टिंग की जॉब होती है वहाँ पर हम काम करने का कल्चर और अपना करियर बिल्ड करना सीख रहे होते हैं, पर बहुत से लोग अपनी शुरुआती जॉब में ये कहकर बुराइयां निकालते हैं कि इसमें सैलरी काफी कम है, और खास तौर पर इंडियन सोसाइटी में तो ये ज्यादा ही होता है, और इंडियन सोसाइटी में लोग दूसरों को इनकी सैलरी से कंपेयर करने लग जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर लोग हर 2-3 महीने बाद अपनी जॉब्स को बदलते रहते हैं। दोस्तों ऑथर हमें बताते हैं कि जैसे हमें अपने स्कूल में सीखने के लिए फीस देनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से जब हमें काम करने के बदले सैलरी मिलती है तो हमें उसे किसी खर्चे की तरह नहीं बल्कि एक फीस की तरह हमें उसे देखना चाहिए, जहाँ पर आपको काम सीखने के लिए फीस नहीं देनी पड़ रही बल्कि उल्टा आपको मिल रही है। तो दोस्तों आपको अपनी शुरुआती जॉब्स को सैलरी से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि शुरुआती जॉब्स के टाइम में आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने में और सीखने में इस्तेमाल करना है। शुरुआती टाइम में आपको लोगों के बर्ताव को, बॉडी लैंग्वेज को, बातचीत करने के तरीके को और उनके काम करने के तरीकों पर ध्यान देना है, यानी कि आपको अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए उस पर मेहनत करनी है, और सिर्फ अपनी कमाई के लिए नहीं बल्कि अपने सीखने के ऊपर भी आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग कोट है जिसमें कहा गया है कि अनसक्सेसफुल वो नहीं होता जिसने लाइफ में कम पैसा कमाया हो, बल्कि वो होता है जिसने लाइफ में कुछ भी ना कमाया हो। अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, मैरिज विद द फाइनेंशियली राइट पर्सन। दोस्तों ऑथर हमें बताते हैं कि ज्यादातर मैरिज कपल्स के बीच झगड़ा होने की एक ही वजह होती है, और वो है पैसा। जब हमें किसी को इम्प्रेस करना होता है तब हम उस पर्सन के लिए थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, मतलब कि जो हम नहीं है हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ज्यादा स्टेबल नहीं होती, पर वो महंगी महंगी डेट्स पर जाते हैं, वेकेशंस प्लान करते हैं, और इन्हीं सब शौक्स को पूरा करने के चक्कर में वो काफी पैसा खर्च कर देते हैं। कैरी हमें बताते कि आप जिस पर्सन को अपने आप को जैसा दिखाओगे वो आपको वैसा ही समझने लग जाएगा, और अनरियलिस्टिक होने की वजह से वो आपसे बहुत सारी ऐसी उम्मीदें रखने लगेगा जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, और फ्यूचर में जब आप उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाओगे तब लड़ाइयाँ होना तो स्वाभाविक है, फिर शादियां टूटने भी लगती हैं। इसलिए हमें ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप रखनी चाहिए जो फाइनेंशियली नॉलेज में कमजोर नहीं बल्कि गुड फाइनेंशियली हैबिट्स वाला एक पार्टनर हो, जो सोच समझकर पैसा खर्च करता हो और जो अपने फाइनेंस ठीक से मैनेज करता हो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली गोल्स रखता हो। एक रिलेशनशिप में जब दोनों ही पार्टियां फाइनेंशियली जानकारी रखती हैं तब जाकर एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप बना सकते हैं। नंबर 3 स्टे मैरिड, यानी कि अगर आपको लाइफ में एक सही पार्टनर मिल
गया जो कि फाइनेंशियल डिसीजंस और बाकी चीजों को आप ही की तरह सोचता और समझता है, तो आपको उसके साथ हमेशा शादी में बने रहना है, क्योंकि डाइवोर्स आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस वीक होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों वैसे इंडिया में डाइवोर्स काफी कम होते हैं और देखा जाए तो यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में डाइवोर्स रेट इंडिया से कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर ऑथर बताता है कि मैं कम उम्र में इसलिए रिटायर हो पाया हूँ क्योंकि मुझे एक सही पार्टनर मिला और मैं अभी तक उसके साथ शादीशुदा हूँ। और दूसरी तरफ मेरे कलीग्स अपनी वाइफ और फाइनेंशियली लाइफ को लेकर परेशान रहते हैं। जैसे कि आपने 2019 में अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस के डाइवोर्स की खबर सुनी होगी, जिसमें जेफ बेजोस को तलाक के सेटलमेंट में अपनी वाइफ मैकेंसी बेजोस को $38 बिलियन देने पड़े थे, जिससे कि उनकी पत्नी दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई थी और जेफ टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में नंबर 1 से नंबर 6 पर आ पहुंचे थे। तो याद रहे कि एक ही शादी में बने रहना भी आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। लेसन नंबर 4, लाइव बिलो योर मीन्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज के इस मॉडर्न समय में भी वॉरेन बफेट सैमसंग का एक फ्लिप फोन यूज करते हैं, और जब उनसे पूछा गया कि आप सिर्फ यही फोन क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कभी किसी और फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑथर कैरी सीगल भी हमें यही बताते हैं कि अगर आप एक बार खर्च करने के तरीकों को अपने खराब कर देते हो तो वही हमारी आदत बन जाते हैं। यानी कि जब आप एक बार कोई बिना जरूरत की चीज पर खर्चा करने लगते हो तो बाद में वो खर्चा आपको करना गलत नहीं लगता। ऑथर कैरी सीगल भी हमें यही बताते हैं कि अगर एक बार खर्च करने के तरीकों को आप खराब कर देते हो तो वही हमारी आदत बन जाती है। यानी कि जब आप एक बार कोई बिना जरूरत की चीज पर खर्चा करने लगते हो तो बाद में वो खर्चा आपको करना गलत नहीं लगता और आपको उस बेकार के खर्चों को करते रहने की आदत हो जाती है। तो अगर आप अपनी जरूरतों को कम कर सके और सिर्फ जितना जरूरत हो उतना ही खर्चा करें तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना आसान हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आपको 2 लाख रुपए की एक बाइक चाहिए जिस पर आप ऑफिस जा सको, पर अगर आपका ऑफिस आपके घर से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है तो 2 लाख रुपए की बाइक खरीदना एक सही आइडिया नहीं है, बल्कि आप एक 60,000 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर भी खरीद सकते हो और बाकी बचे हुए 1,40,000 रुपए को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी ऐसी ट्रिप पर जा सकते हो जिसको आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो। देखो दोस्तों, लाइव बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही कंजूस बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी चीजों पर खर्चा करो जिनकी प्योरिटी ज्यादा हो। अब बात करते हैं अपने लेसन नंबर 5 की, जो है डेवलप ए रिटर्न बजट एंड एवेल्युएट इट एवरी मंथ। दोस्तों बजटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि एक्सपेंस को कम करना और सेविंग्स को इंक्रीज करना। इसके लिए ऑथर हमें DTA मेथड सजेस्ट करते हैं, जिसका मतलब है डेवलपिंग, ट्रैकिंग, एनालाइजिंग योर बजट। डेवलपिंग बजट का मतलब होता है कि आपको अपने बजट को कहीं पर लिख लेना चाहिए, जैसे कि डायरी में या फिर किसी एक्सेल शीट पर या फिर मोबाइल नोट्स में। इसमें आपको अपनी सभी तरह की कमाई लिखनी है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, यानी किसी भी तरह से हुई इनकम आपको लिखनी है। और फिर उस शीट में आपको अपने एक्सपेंस यानी कि खर्चे लिखने हैं, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, ग्रोसरीज का खर्चा, केबल का खर्चा, इंटरनेट के बिल जैसे सभी खर्चे भी आपको लिखकर रखने हैं। मान लो आपकी सभी इनकम का टोटल हुआ 75,000 रुपए और आपके टोटल खर्च हुए 50,000 रुपए के, यानी कि यहाँ पर आपने कुल 25,000 रुपए सेव किए। और बजट को एनालाइज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और खर्चों को कम करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। जैसा कि इस एग्जांपल में आपकी सेविंग थी 25,000 रुपए और आपको अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना है 35,000 रुपए तक, तो आपको ये देखना होगा कहाँ कहाँ पर आप अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में ज्यादा एक्सपेंड करते हो या फिर शॉपिंग बहुत करते हो तो आप उसको कम कर दो। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं करनी है और कौन कौन से खर्चों को नहीं बढ़ाना है, जिससे आप अपनी सेविंग्स को 25,000 से 35,000 तक बढ़ा सके। अगर आपकी उम्र अभी कम है तो आपके पास अभी सबसे अच्छा टाइम है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली बेनिफिट मिल सके। अब बात आती है लेसन नंबर 6 की, द 50% रूल एंड शॉप अराउंड डिस्काउंट। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी बढ़ते ही अपने खर्चों को भी इंक्रीज कर देते हैं, लाइक शॉपिंग करना, कुछ महंगी चीजों को EMI पर लेना। लोग इन सभी चीजों में फंस जाते हैं और जब मंथ के एंड में कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई सैलरी बढ़ी ना हो। दोस्तों ऑथर हमें कहते हैं कि जो चीज हम इन सारे खर्चों को करने के बाद सोचते हैं उनको हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि आपकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है और नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 50,000 हो जाती है, तो आपको अपनी बढ़ी हुई सैलरी यानी कि 10,000 रुपए से 50% कहीं पर इन्वेस्ट करके रख लेनी चाहिए। और ऐसा समझना चाहिए कि आपकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं हुई है। इससे आपके 2 फायदे होंगे, पहला तो आपकी सेविंग या इन्वेस्टिंग की अच्छी आदत बन जाएगी और दूसरा आप बेकार के खर्चों से बच जाओगे। और अगर आपको खर्चा करना भी है तो आपको वेट करना चाहिए आपके मनपसंद ब्रांड के बिग डिस्काउंट का। जैसे कि मैं हर साल के स्टार्टिंग में एक विश लिस्ट बना लेता हूँ और जब उन प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट चल रहा होता है तब मैं उनको खरीद लेता हूँ। और ऐसा करके अगर आप साल में सिर्फ 2 बार भी शॉपिंग करते हो तो आप 20% से भी ज्यादा सेव कर सकते हो, जिसको स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर FD में इन्वेस्ट करके एक अच्छा फ्यूचर जी सकते हो। यानी कि इससे हमें ये समझ आता है कि सैलरी इंक्रीज होते ही आपको 50% इन्वेस्ट या सेव करना है और शॉपिंग करने के लिए बिग डिस्काउंट का वेट करना है। अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ, मैनेज योर ऑन मनी। ऑथर हमें कहते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास मत जाओ, जितना हो सके उतनी फाइनेंशियल नॉलेज खुद से ही
लेनी चाहिए। हो सके तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल, ब्लॉग या फिर यूट्यूब वीडियो से आपको खुद ही सीखना चाहिए। ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो अपने स्टार्टिंग के दिनों में इन्वेस्टिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ जो कि फाइनेंशियली एडवाइजर थे उनसे एडवाइस ली और उनके ब्रदर इन लॉ ने उन्हें चीट किया, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। और हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए क्योंकि आप नए हो और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें खुद से सीखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसे हम डीमेट अकाउंट भी कहते हैं, उसे ओपन करना चाहिए और नॉलेज लेकर छोटे छोटे फंड और स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, वो भी बहुत छोटे छोटे अमाउंट में, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप खुद से समझ पाओगे कि किस स्टॉक की कितनी वैल्यू पर आपको पैसा लगाकर खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए एक बार किसी के ऊपर डिपेंड हो गए तो आप जिंदगी भर उसी इंसान के भरोसे अपने सारे डिसीजंस लोगे। और अगर आप खुद सीख कर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टॉक्स की काफी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। वैसे अगर आप सोच रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ाने की और एक स्टॉक मार्केट अकाउंट खोलने की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खोल सकते हो। और दोस्तों किस तरह से अकाउंट आप खोल सकते हो इस पर वीडियो भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।